हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके बारे में मैं समझता हूं आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है और भारत के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, प्लेटू है। और ये जब हमारे यहाँ बने थे तो उन हिमालय के बनने का कारण क्या था? दोनों प्लेटें आपस में टकराई थी। और जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई थी तो उस समय हुआ क्या था, जो हिमालय का क्षेत्र जो है ऊपर उठ गया था और फिर वहां से क्या कहते हैं, बीच में क्या हो गया था, बीच के इस हिस्से में गड्ढा हो गया था। अब ये जो बीच का गड्ढे वाला हिस्सा है, इसमें क्या हुआ, इसमें लगातार जो है हिमालय का जो क्षेत्र है वहां से नदियों ने क्या करा, निक्षेपण करा, जमाव करा। अब ये जो निक्षेपण जमाव जो है, यही धीरे धीरे होकर क्या बन गया, हमारा उत्तर का विशाल मैदान बन गया, जो लगभग कितना लंबा है, 3200 किलोमीटर जो है लंबा है। इस उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, जो हिमालयज हैं हमारे, उसमें ग्रेटर, मिडिल और उसके बाद जो शिवालिक्स है उसके जस्ट नीचे जो है एक कर्व रेखा में क्या है, हमारा पूरा उत्तर का विशाल मैदान है। और इसकी दक्षिण बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो जो है रेगुलर नहीं है, वो वेवी है, कर्व स्ट्रक्चर है, जो कि नीचे हमारा क्या है, दक्कन का पठार वगैरह है। अब इसके अगर हम क्या कहते हैं, पूरब और पश्चिम की बात करें तो पूर्वी तरफ जो है ये पूर्वांचल हिल जो है उसके साइड से खत्म होता है। और अगर हम इसके पश्चिम तरफ की बात करें तो जो सुलेमान रेंज है वहां पर क्या होता है, ये खत्म होता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो है पूरे भारत में फैला है। अब उत्तर के विशाल मैदान की सबसे खास बात यह है कि जो पर्वत है दोस्तों, वहां से क्या होता है, लगातार हर साल नदी और हवा क्या करते हैं, मिट्टी जो है उसका अपरदन करते हैं, उसको काट के लाते हैं। ये मिट्टी क्या होती है, बिल्कुल नई होती है। और ये नई मिट्टी जब यहाँ जमा होती है तो ये खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र जो है बन जाता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र जो है वो हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो है कहलाता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं, विशाल मैदान जो है इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र स्तर से अधिकतम 291 जो है मीटर जो है ही ऊंचा है, मतलब बिल्कुल समुद्र स्तर के बराबर है और लगभग क्या है, सपाट है। इसको क्षेत्रीय आधार पे आप सब देख सकते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में से राजस्थान का मैदान, उसके ऊपर पंजाब हरियाणा का मैदान, उसके ऊपर गंगा का मैदान, और क्या कहते हैं पूर्वी दिशा में इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ होता है, जो हमारा पश्चिम हिस्सा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चौड़ा होता है। अब इसकी वजह दोस्तों हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के सेशन में मैंने बताई थी कि हमारे जो क्या कहते हैं फोर्सेस हैं वो प्लेट के किधर कम थे, इस साइड प्लेट के फोर्सेस कम थे और इधर प्लेट के फोर्सेस क्या थे, ज़्यादा थे, जिसके कारण यहाँ पर मैदान क्या है, चौड़ा है और यहाँ पर मैदान जो है पतला है। आप देख सकते हैं पंजाब के क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में ये मात्र 90 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई जो है रह जाती है। अब इसमें मैं समझता हूँ आपको पूरा हमारा क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन जो है समझ में आ गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडस और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की जो टिस्ता नदी है, इन दोनों के बीच में प्रमुखता हमारा पूरा उत्तर का विशाल मैदान जो है वो फैला हुआ है। अब इस उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम क्या कहते हैं फिजिकल तौर पे बात करें तो फिजिकल तौर पे इसको हम 4 चीज़ों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। क्या कहा मैंने दोस्तों, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब मैंने अक्सर देखा है इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। तो बड़ी आसान तरीके समझिए, जब नदी किसी पर्वत को काटती है तो नदी जो है वो भी क्या होती है, पहले छोटी बच्ची रहती है, फिर वो जवान मैच्योर होती है और फिर उसके बाद वो बूढ़ी होती है। मतलब किसी भी नदी में 3 प्रमुखता स्टेज मानी जाती है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। जब नदी क्या कहते हैं जवान होती है तो वो क्या होती है, वो पर्वत के ऊंचे हिस्सों से बह रही होती है और पर्वत से उतरने के बाद भी उसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, वो बहुत ही क्या होता है, खड़ा होता है। मतलब नदी जो है वो बहुत तेजी से बहती है, ढाल खड़ा होगा, तेजी से बहेगी।
अब नदी अगर तेजी से बह रही है दोस्तों, तो मुझे बताइए वो मिट्टी को ज़्यादा काटेगी कम काटेगी? निश्चित तौर पे वो मिट्टी को भी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काटने का काम करेगी। तो ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी जो है उसको काटती है। मिट्टी को काटने के पश्चात क्या होता है, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को काट रही है तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो भारी भरकम चीज़ें हैं अब उनको ये भारी और हल्की दोनों को लेकर जाएगी, लेकिन जो भारी भरकम चीज़ें हैं क्योंकि उनका वजन ज़्यादा है, उनको ये क्या करेगी, पहले गिरा देगी। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे ये नदी बह रही है, अब इसमें एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। अब जब नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसका ढाल देखिए धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ढाल कम होने से नदी की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। रफ्तार कम होने से अपर्दन क्या होगा, कम होगा। और जब इरोजन अपर्दन कम होगा तब डिपोजिशन जमाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब डिपोजिशन जमाव ज़्यादा होगा तो नदी जो पर्वत से लेकर आई है उन चीज़ों को वो गिराने लग जाएगी। तो सबसे पहले नदी क्या गिराएगी, बड़े बड़े पत्थरों को गिराएगी। बड़े बड़े पत्थर ही कहाँ होते हैं, भाबर के क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर बजरी कंकर पत्थर मिलते हैं। बजरी मतलब बड़े पत्थर, बजरी कंकर पत्थर जो है सब यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद क्या होगा, छोटे चीज़ों को गिराएगी और उसके बाद क्या होगी, एकदम ही छोटी एकदम बारीक मिट्टी जो है उसका वो जमाव करेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ की नदियाँ कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इसके आगे ज़रा समझिएगा, ये तो आपने समझ लिया। भाबर पे आते हैं। अब जैसा कि आपने समझा, सबसे पहले क्या होगा, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनका गिराव करा जाएगा। अब ये जो भाबर है ये असल में हमारा ये वाला क्षेत्र है। अब इसमें जब बड़े बड़े पत्थर रहेंगे तो मुझे बताइए, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा। ध्यान से फील करिए कि ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं भाबर क्षेत्र में, इनके ऊपर आपने पानी डाला। अब पानी डाला तो पानी क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में जगह बहुत है तो पानी क्या होगा, बीच में घुस जाएगा और बीच में घुस के वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो होता क्या है, इन क्षेत्रों में नदियां बहती हैं, लेकिन नदी बहने के साथ करती क्या है, वो जमीन पर नहीं बहती है, वो अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रूप में क्या होती है, बहती रहती है। मतलब ऊपर से देखने पर व्यक्ति को क्या लगता है कि नदी क्या हो गई, गायब हो गई। सरस्वती नदी जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये इतनी पवित्र है कि किसी के हाथों से मैली ना हो जाए, इसलिए ये जमीन के नीचे से बहती है। तो अब इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी क्या है, जो भाबर क्षेत्र है उसकी रंध्रता क्या है, ज्यादा है। रंध्रता मतलब पोरोसिटी, मतलब कि ये पानी जब इसके ऊपर डालेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर पाएगी, रख पाएगी, स्टोर कर पाएगी। मैं समझता हूं आपको ये बात जो है अच्छे समझ में आ गई। अब मुझे बताइए, जब पानी नीचे की सतहों पर एकदम जाके बैठ जाएगा तो क्या यहाँ पर कृषि हो पाएगी, एग्रीकल्चर हो पाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर जो है नहीं हो पाएगा। केवल जो बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब जो अपनी जड़ें जो हैं एकदम नीचे वाले हिस्से तक घुसा पाएंगे जहाँ से उनको पानी मिल पाए, सिर्फ वही जो है इस क्षेत्र में मिलेंगे। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई का ये क्षेत्र होता है जिसको हम कहते हैं क्या, भाबर, जो कि शिवालिक के नीचे सबसे नदन जो है उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा होता है। अब भाबर के बाद आइए दोस्तों तराई पे। अब तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए, जब नदी जमाव कर रही है तो तराई क्षेत्र में क्या होगा, बड़े पत्थर मिलेंगे, छोटे पत्थर मिलेंगे? निश्चित तौर पे यहाँ पर बारीक कंकड़ मिलेंगे, रेत मिलेगी और छोटे पत्थर मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने समझा कि नदी जब आगे बढ़ेगी उसका ढाल कम होगा, रफ्तार कम होगी, अपर्दन कम होगा, और जो क्या कहते हैं बड़े पत्थरों के जमाव के बाद जो अब उसके लिए छोटे पत्थर हैं, जो अब उसको ढाल कम होने पर वजनदार लग रहे हैं, अब वो उनको क्या करेगी, गिराना शुरू करेगी। अब ये जो गिराना शुरू करेगी तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, दलदल वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब समझेगा, भाबर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, शिवालिक जो रहता है वहां से नदियां पहली बार क्या करती है, जमाव करती है। तो ये जो पहली बार जमाव करती है इसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं। तो भाबर क्या होता है, जलोढ़ पंख वाला क्षेत्र होता है। लेकिन जो तराई रहता है, तराई क्या होता है, ये दलदली क्षेत्र होता है। दलदली क्षेत्र मतलब यहाँ पर क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, दलदल जैसा हिस्सा बन जाता है। पर मुझे बताइए यहाँ पर खेती होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल दोस्तों, ये असल में पहले जंगल के मैदान रहते थे जहाँ पर अब क्या होता है, अच्छी तगड़ी खेती जो है वो हो पाती है। तो लेकिन यहाँ पर रंध्रता क्या होती है,
यहाँ पर रंध्रता क्या होती है, बहुत घट जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी बारीक होने के कारण यहाँ पर पानी क्या होता है, ज़्यादा नीचे नहीं घुसता है। इसलिए भाबर के मुकाबले तराई की रंध्रता क्या होती है, कम होती है, पर खेती के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। और जो भाबर में जल भूमिगत बह रहा था वो वापस से पुनः धरती पर कहाँ आता है, तराई क्षेत्र में ही आता है। और ये क्षेत्र 10 से 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर चौड़ा होता है। पर मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर भाबर में तो पश्चिम क्षेत्र जो है वो चौड़ा होता है और पूर्वी क्षेत्र जो है सकरा होता है, लेकिन जो तराई है उसमें पश्चिम क्षेत्र जो है वो सकरा होता है और जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो चौड़ा होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो तराई क्षेत्र होता है असल में वो बारिश पर निर्भर होता है, और हम सब जानते हैं कि यहाँ चेरापूंजी, मासनराम वगैरह होते हैं। तो इस कारण जो पूर्वी हिस्सा रहता है वहाँ पर बारिश अच्छी होने के कारण तराई क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ भाबर और तराई दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद आते हैं बांगर और खादर। मैंने अक्सर देखा है बांगर और खादर में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले समझते दोस्तों खादर को। अब जब नदियां यहाँ पर बहती हैं तो बहने पर वो पहले भाबर बनाती है, भाबर के बाद वो क्या करती हैं, तराई बनाती हैं। भाबर और तराई बनाने के बाद होता क्या है दोस्तों, जब नदी पूरी तरह से मैदान में उतर जाती है तो मैदान में उतरने के बाद नदी क्या करती है, बहना शुरू करती है। अब मुझे बताइए, ये नदी पर्वतों से नीचे उतर गई है। अब मुझे ये बताइए, बारिश का जो मौसम है उसमें नदी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, कम होगी? या फिर जो क्या कहते हैं गर्मी का मौसम है उसमें नदी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, कम होगी? तो निश्चित तौर पे जो अप्रैल मई का भीषण गर्मी का समय है उसमें नदी की चौड़ाई बहुत क्या होगी, कम होगी। नदी क्या होगी, पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी, वो अपना जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस है भूल जाएगी। पर जैसे ही बारिश का मौसम निकलेगा, अक्टूबर नवंबर में नदी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। मतलब थोड़ा सा पानी क्या मिल जाए, नदी क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब ये अक्टूबर नवंबर में जब फैल जाएगी तो उसके बाद हम सब जानते हैं दिन के बाद फिर रात आती है, तो वापस से अप्रैल में क्या हो जाएगी, अप्रैल के समय ये वापस से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। पर एक बात समझेगा, जब ये सिकुड़ेगी तो ये जो क्षेत्र है जिसको मैंने डॉट डॉट से करा है, क्या इसकी मिट्टी को ये वापस लेके आ पाएगी? नहीं दोस्तों, इसकी मिट्टी को ये वापस लेकर नहीं आ पाएगी। तो ये जो डॉट डॉट वाला क्षेत्र है इसी को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि जो हमारी गंगा नदी वगैरह बह रही हैं, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है आता है और वापस चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बाढ़ क्षेत्र बोलते हैं। अब ये जो बाढ़ क्षेत्र है दोस्तों, इसमें हर साल क्या हो रहा है, नई नई मिट्टी आ रही है। अब जब हर साल नई मिट्टी आ रही है तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेंगे? बिल्कुल आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर डालना नहीं पड़ेंगे। सर पर इसको याद कैसे करें, याद करने में दिक्कत आती है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, खादर। खादर मतलब जिसमें आपको खाद डालना ना पड़े, जो इतनी उपजाऊ है कि उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करना ना पड़े, क्योंकि क्या हो रहा है, हर साल नई मिट्टी आ रही है। अब खादर जो है, खादर के जो पीछे के हिस्से होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अब बांगर क्यों बोलते हैं, समझिए, ये भंगार भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मिट्टी क्या है भाई, खादर के पीछे वाला क्षेत्र है। अब चूंकि ये खादर के पीछे वाला क्षेत्र है, निश्चित तौर पे इसकी ऊंचाई थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये ऐसा हिमालय होगा, ये तराई होगा, ये तराई के बाद ये बांगर होगा, और बांगर के बाद ये आगे का हिस्सा ये वाला खादर होगा। देखिए ये भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब ये जो क्षेत्र है, ये सीधी बात है, यहाँ की मिट्टी क्या होगी, पुरानी होगी। अब जब मिट्टी पुरानी होगी तो मुझे बताइए, क्या वो ज़्यादा उपजाऊ होगी? नहीं, वो उपजाऊ होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी खादर है। अब इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जब फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो हम क्या कह देंगे इसको कि ये मिट्टी भंगार है, ये मिट्टी बांगर है। ऊंचाई ज़्यादा क्यों होती है, समझेगा, जब खादर में नदी फैलती है तो फैलते टाइम वो क्या करती है, कटाव करती है। अब फैलते टाइम जब वो कटाव करेगी तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्र में ऊंचाई क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। इसलिए बांगर क्षेत्र की जो ऊंचाई है
वो दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, बांगड़ क्षेत्र की ऊंचाई दोनों तरफ क्या होती है, खादर से ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच वाले हिस्से में नदी ने क्या कर दिया है, कटाव कर दिया है। अब मैं समझता हूँ आपको ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। बस इसमें एक बार और समझिए कि बांगर और खादर ये क्षेत्र की मिट्टी को ही क्या कहते हैं, अलूवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाला हिस्से में तो कहीं ना कहीं तराई में भी कंकड़ रेत वगैरह मिल रही थी। लेकिन जो बांगर और खादर है, ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। प्रमुखतः यही बातें हैं जो एग्जाम्स में उत्तर के विशाल मैदान से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा।